Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. कितने टाइम चलेगी मीटिंग? Morning, sir. सर कितना टाइम चलेगी? ये अभी हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, इसलिए आपको कोई भी भोजन स्किप नहीं करना चाहिए। और इसके बाद एक पॉइंट है, आपको रोज दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ और अच्छी हेल्दी हैबिट्स जैसे कि वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। शौच जाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना अच्छे से साबुन से। और आजकल कोविड चल रहा है तो वैसे भी हर 2 घंटे में हाथ धोना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अपने ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, यानी कि सुबह उठ के और रात को सोते टाइम ब्रश करना। बाथिंग डेली, रोज नहाना। क्लिपिंग नेल्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ और पैरों के नाखूनों को काटना हर जब भी वो बड़े हो जाएं, 4-5 दिनों में एक बार। क्लीनिंग आईज विद वाइल वॉशिंग फेस, जब हम सुबह उठ के अपना फेस वॉश करते हैं, मुंह धोते हैं, तो अपनी आंखों को धोना बहुत जरूरी होता है, इससे हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। कवरिंग माउथ वाइल कफिंग, जब हम खांसते हैं तो हमें ये नहीं है कि सीधा ऐसे खांसना है, हमें अपना उसके आगे अपना जो है हाथ रख लेना चाहिए, या फिर हमारा रुमाल है, हैंकी है, तो हमें हैंकी रख के खांसना चाहिए। टर्निंग हेड और कवरिंग माउथ वाइल स्नीजिंग, जब हमें छींक आती है तो हमें अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए, या फिर दूसरी ओर माउथ करके, फेस को दूसरी ओर टर्न करके हमें छींकना चाहिए, क्योंकि जो सामने खड़ा है अदरवाइज उस पर हमारी छींक के पार्टिकल्स जा सकते हैं। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए रोज। रिंसिंग द माउथ आफ्टर ए मील, भोजन करने के बाद, जैसे हम लंच करते हैं या डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हमें अपने माउथ को रिंस करना चाहिए पानी से। देन फ्लशिंग द टॉयलेट आफ्टर यूज, टॉयलेट यूज करने के बाद हमेशा उसको वहां पे पानी डालना चाहिए, इससे जो फाउल स्मेल है, बैड स्मेल है, वो चली जाती है। हमें ये नहीं है कि नॉट बाइटिंग नेल्स, कि भाई हम कुछ सोच रहे हैं और साथ में अपना जो है ना नेल्स को बाइट कर रहे हैं, ये बहुत गलत आदत होती है। नॉट डिगिंग द नोज, कई बच्चों में मैंने देखा ये बहुत खराब आदत होती है कि वो नाक में अपनी छोटी उंगली या उंगली डालते रहते हैं, तो उससे नाक में भी कई बार वो उसको डैमेज हो जाती है और उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है कई बच्चों को। तो नाक में उंगली डालना बहुत एक खराब आदत होती है। कॉम्बिंग द हेयर्स एवरी डे, रोज सुबह नहाने के बाद आप लोगों को अपने बाल कॉम्ब से, कंघे से बनाने चाहिए। इससे क्या रहता है कि पूरे दिन हमारे बाल अच्छे बने रहते हैं। एंड कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैंने ये हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात की, जैसे फिजिकल फिटनेस एंड एक्टिवनेस के लिए मैंने आपको बताया कि डेली फिजिकल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। आपको सुबह उठ के, यदि आप समय निकाल सकते हैं तो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। स्पोर्ट्स और गेम्स, इंडोर और आउटडोर गेम्स होती हैं, योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें रोज फल खाने चाहिए और मिल्क लेना चाहिए, सुबह 1 गिलास और रात को 1 गिलास सोते समय या शाम को, जैसा आप लोगों को कन्वीनियंट हो। और मैंने देखा है काफी बच्चे मार्केट जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि हमें बर्गर खाना है, हमें पिज्जा खाना है, या घर पे ही मैगी खानी है। तो मैगी खाना एक मतलब एक हेल्दी फूड नहीं कहूंगा, ये सब जंक फूड्स हैं जो कि आपको नहीं खाने चाहिए। ये यदि आप लॉन्ग रन में, यदि आप रोज खाते हैं तो आगे जाके काफी सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा ये ऑयली चीजें होती हैं, तो इसमें बटर डला हुआ होता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा सोने के ऊपर, प्रॉपर स्लीप। आप लोगों को कम से कम जो है एक अच्छी एडिक्वेट साउंड स्लीप लेनी चाहिए, जो कि कम से कम 8 से 9 घंटे जरूर आपको एक रात में सोना चाहिए। कोशिश करिए जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। यदि आप रात को 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक भी सो जाते हैं तो अगले 8 घंटे, यानी कि सुबह आप
6 बजे उठ सकते हैं और 6 बजे उठने के बाद मुंह हाथ धोने के बाद फ्रेश होने के बाद आप एक मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब जैसा कि मैं बात करूंगा, अभी हमारा कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है और अभी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है जो कि सितंबर और अक्टूबर में, अब जैसे कि केरला में हमारे कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए, कई विदेशों में, कई देशों में वहां पे लॉकडाउन भी लग गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, यूके में केसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं। तो जब हम बाहर निकलते हैं या घर में रहते हैं तो हमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि हमें मास्क पहनना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को, यदि किसी को इन्फेक्शन है तो उससे बचा सके। हमें एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, हमें किसी के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए, कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंसिंग, खासकर जब हम बाहर जाते हैं, बाजार में, मार्केट में जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सा इंसान या कौन सा बच्चा इन्फेक्टेड है, तो हमें कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। हमें लगातार अब हर 2-4 घंटे में अपने हाथ जो है ना साबुन से, पानी से धोने चाहिए। यदि साबुन पानी नहीं है, हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में कुछ खांसना है या छींक आ रही है तो हाथ नाक के आगे कुछ कपड़ा रखना है, हैंकी रखना है या साइड में करके खांसना या छींकना है। और मेंटल हेल्थ के बारे में यदि मैं बात करूं तो मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा कि मेंटली हेल्दी रहने के लिए कि हमें जो स्ट्रेस हो रहा है हमें उसको कैसे दूर करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसा कि बच्चों के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट्स के ऊपर, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के ऊपर कई तरह का स्ट्रेस रहता है और सबसे बड़ा स्ट्रेस जो रहता है वो पढ़ाई का रहता है, स्टडीज का। तो क्योंकि एग्जाम सिर पे आ रहे हैं, सिलेबस बहुत सारा है, हमारे पास टाइम कम है और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो कैसे पूरे किए जाएं। तो ऐसे स्ट्रेस को कैसे डील करना है इसके बारे में कुछ बात करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड या। तो इसमें ये कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए कि जैसे कि यदि हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ स्ट्रेस है, कुछ टेंशन है, तो वो हमें हमारे फ्रेंड से, हमारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टेंशन केवल हमारे मन में, हमारे दिमाग में है और हम उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को यदि आप शेयर करोगे किसी के साथ तो अपनी वो प्रॉब्लम वो कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी वो प्रॉब्लम, आप यदि आप बात करेंगे तो आपकी वो टेंशन, आप बताओगे कि यार मेरा सिलेबस इतना हुआ है और इतना सिलेबस बाकी है, तो आपका दोस्त कहेगा अरे दोस्त मेरा भी इतना ही कम सिलेबस हुआ है, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी इसी बोट में सवार हूँ जिसमें आप हो, मेरी भी तैयारी नहीं हुई है, चलो डरने की कोई बात नहीं है, हम मिलके तैयारी करते हैं और हम अच्छे से एग्जाम्स देंगे। जितना समय बचा है हम उसमें एक टाइम टेबल बनाएंगे और बैठ के पढ़ाई करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों के साथ बात करने से, शेयर करने से हमारी वो टेंशन थोड़ी दूर हो जाती है। हमें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यदि हम अपनी प्रॉब्लम को, अपनी टेंशन को अपने पेरेंट्स के साथ यदि हम शेयर करते हैं तो उससे हमारे पेरेंट्स क्या है, हमारे वेल विशर होते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और हमारी वो प्रॉब्लम को वो दूर करेंगे, हमारी टेंशन को वो कम करेंगे। और हमारे पेरेंट्स में से मदर या फादर जो हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे टीचर भी होते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो हमेशा प्रॉब्लम्स, टेंशन शेयर करने से कम होती है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करेंगे गेट एनफ स्लीप। यदि कोई बच्चा रात को 1 बजे सो रहा है और सुबह 6 बजे उठ रहा है तो उसने केवल 5 घंटे की नींद ली है, जबकि मैंने आपको बताया था कि कम से कम 8 घंटे की नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि बच्चे एग्जाम्स के टाइम में पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, सुबह 3 बजे तक पढ़ रहे हैं और फिर से 6 बजे उठ गए, तो ये बहुत ही गलत हैबिट है। पूरे साल पढ़ाई नहीं की और आखिर में जाके वो सोचते हैं कि पूरी रात पढ़ के हम पूरा एग्जाम पास कर लेंगे, ये एक बहुत गलत बात है। हमें कम से कम अपनी नींद हमें पूरी लेनी चाहिए। यदि हम कम देर सो के एग्जाम देने जाएंगे तो हमें पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, कई बार हमें एग्जाम में हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, तो हमने जो भी पढ़ा होता है वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है हमारे स्वास्थ्य रहने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सरसाइज करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। और हमारा एक्सरसाइज करने से आप देखेंगे हमारा स्ट्रेस जो होता है, हमारी जो टेंशन होती है वो आधी से ज्यादा कम हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज करके उठेंगे तो आपको ये लगेगा अरे मेरा तो स्ट्रेस ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे आधी से ज्यादा चिंताएं दूर हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
जब भी हमें कोई टेंशन हो या स्ट्रेस हो तो हमें बिल्कुल मेडिटेशन वाली उसमें बैठ जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक आपकी तरह स्टूडेंट है जो मेडिटेशन के लिए बैठी है और वो लंबी लंबी सांसें ले रही है। और आप देखेंगे कि यदि आप आज आप कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, लंबी सांस लेके देखना, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होएगा, बहुत ज्यादा आप रिलैक्स महसूस होंगे और आपका जो भी स्ट्रेस होएगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा इससे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। कई बच्चों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, संगीत। कहते हैं संगीत सुनने से हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट है और कितना एंजॉय कर रहा है ये स्टूडेंट म्यूजिक को। ये खो चुका है इस म्यूजिक में, इसकी सारी टेंशन्स दूर हो गई है इस समय के लिए। और जब ये म्यूजिक सुन के म्यूजिक बंद करेगा तो ये काफी स्ट्रेस फ्री महसूस करेगा। इसका स्ट्रेस कम से कम 50% रिड्यूस हो जाएगा म्यूजिक सुनने से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपकी जो भी फेवरेट हॉबी है वो आप करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट, इसको अपने गार्डन में पानी देना बहुत अच्छा लगता है, ये इसकी एक फेवरेट हॉबी है। तो ये खाली टाइम में पौधों को पानी देता है। ये इतना अच्छा काम कर रहा है, पौधों के लिए भी पानी दे रहा है और इसको भी अच्छा लग रहा है। तो जो भी आपकी फेवरेट हॉबी है आप उसको करिए। कई बच्चों की फेवरेट हॉबी होती है अच्छी बुक्स पढ़ना, तो कहते हैं बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स, तो आप बुक्स पढ़िए। यदि आपकी हॉबी है कि स्टेम्प्स कलेक्ट करना, तो आप स्टेम्प्स कलेक्ट करिए। मतलब जो भी आपकी हॉबी है यदि आप उसको करेंगे तो उसको करने से आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा, आपकी टेंशन कम हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यदि आप हेल्दी डाइट खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं और आपको जो कुछ अच्छी सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, टेस्टी फूड है, यदि आप वो खाएंगे तो आपको वो खाने से, हेल्दी डाइट खाने से भी जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको टेंशन भी धीरे धीरे करके कम होती जाएंगी, स्वस्थ रहेंगी। आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप धीरे धीरे करके आपकी टेंशन भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यदि आपका शरीर आपको दुख दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको ज्यादा टेंशन होंगी। और साथ में लाइफ में आप एक बात मान के चलिए कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना है, कि हमेशा जो है ना आपको एक अच्छी सोच लेके चलना है कि मेरे को सक्सेसफुल होना है। लेकिन कई बार यदि हमें फेलियर्स एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, कई बार हमें फेलियर्स देखने को मिलते हैं, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें फिर से कोशिश करनी है बार बार पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, तो हमें लास्ट में एक जीत जरूर मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई, जैसे लंबी लंबी सांसें लेना, स्पोर्ट्स की गेम्स खेलना, मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना भगवान से कि मेरे एग्जाम्स अच्छे चले जाएं हैं। यदि कहीं पे हमारी लड़ाई हो गई है जिससे कि हमें टेंशन हो रही है, तो उस जगह को छोड़ दो, आप फटाफट वहां से निकल जाओ, लीव द सीन। देन टॉक अबाउट योर फीलिंग्स विद समवन, अपने पेरेंट्स और दोस्तों से शेयर करना। लिसन टू फेवरेट म्यूजिक, एक्सरसाइज करना। Write and then destroy a letter to a person with whom you are angry with, मतलब उस इंसान जिससे आप गुस्सा आ रहा है, आप उसके लिए एक लेटर लिखें और बाद में उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दें, तो उससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। कोई अच्छी फिल्म का देखना, अच्छी मूवी देखना जिसमें आप खूब हंसें, आपको फनी मूवी लगे, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो। और जो भी आप हॉबी है, आपकी फेवरेट हॉबी, किसी बच्चे की हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो वो क्रिकेट खेले। एंड डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ नया क्रिएटिव करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होएगा और स्ट्रेस कम होएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं बात करता हूं, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं, तो मेडिकल प्रोफेशन की, आपके कैरियर के लिए, और कैसे आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, कैसे बन सकते हैं डॉक्टर। तो मैं जरा कुछ बच्चों से जानना चाहूंगा कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में यस लिखें। अरे वाह, चैट बॉक्स में तो इतने सारे यस आ रहे हैं। देखिए कितने सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है कि वो बड़े होके डॉक्टर बने। ठीक है, बहुत सारे कैरियर्स में बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, बड़े होके मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, या मैं आर्मी में जाऊंगा, हमारे देश की सुरक्षा करूंगा, सिक्योरिटी के लिए मैं काम करूंगा, या फिर मैं कॉमर्स साइड लूंगा, मैं बैंकिंग में जाऊंगा, या फिर मैं जो है स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। तो अलग अलग तरह के प्रोफेशन होते हैं। तो मैं बात करूंगा आज एक डॉक्टर के लिए कि कैसे डॉक्टर का प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन होता है। इससे एक डॉक्टर जो होता है, जब एक मरीज जाता है, मरीज बहुत परेशानी में होता है, वो सफर कर रहा होता है, तो डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, उसको ठीक करता है,
तो ही इज एबल टू सर्व ए लॉट ऑफ पीपल। अपने पूरी लाइफ टाइम में एक डॉक्टर बहुत सारी लाइफ्स को बचाता है, बहुत सारी जानें बचाता है, बहुत सारे लोगों की सफरिंग्स को कम करता है। इसलिए इसको बहुत ही नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। तो और लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर बनने के लिए जो लाइफ है, जो एफर्ट्स करनी है, वो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि हम एक डॉक्टर बन सके। और ये प्रिपरेशन हमारी बहुत जल्दी यंग एज में शुरू हो जाती है, जो कि आपकी एक राइट अप्रोप्रिएट एज है। जैसे कि आप 6 to 8 क्लास में है, अभी 9th क्लास के भी कुछ बच्चे हैं इस सेशन में। तो ये जो एज है, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट एज है कि आप डॉक्टर बनने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। और आपको क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्लास 11th और 12th में हमें बायो ग्रुप लेना पड़ता है। और बायो ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको +1 में लेने पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों जो है साइंस के पार्ट्स हैं। जैसे अभी आप 8th क्लास में हैं, ये 7th क्लास में है, तो अभी आपका सब्जेक्ट एक साइंस है। लेकिन +1 में 11th क्लास में जब आप जाएंगे 10th के बाद, तो ये सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स रखने हैं। यदि आप मैथ्स रखते हैं तो आप इंजीनियरिंग साइड भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए +1 और +2 में ये तीनों सब्जेक्ट्स जरूरी होते हैं। अब जो डॉक्टरी का जो बेसिक कोर्स होता है, उसको हम MBBS कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये कोर्स 5.5 years का होता है, जिसमें कि 4.5 साल का कोर्स होता है और फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जो कि जरूरी होती है करनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो MBBS है, इसमें एडमिशन करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम नीट कहते हैं, NEET। ये +2 के बाद होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये MBBS के लिए, जैसे कि एलोपैथी में डॉक्टर बनते हैं MBBS डॉक्टर, एक होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांतों के डॉक्टर, टीथ के डॉक्टर, और तीसरा होता है वेटनरी साइंस, यानी कि एनिमल के डॉक्टर्स। तो इन तीनों का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको NEET कहते हैं। तो वो एग्जाम +2 के बाद, 12th के बाद आप लोगों को देना पड़ेगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक राइट आंसर होता है। तो ऐसे करके 3 hours का एक टेस्ट होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये पूरे इंडिया का एक कंबाइंड टेस्ट होता है, जिसमें सारी स्टेट्स के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या सेंट्रल लेवल के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उन सबका एक कंबाइंड टेस्ट होता है। और आपके उसमें जो मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे रैंकिंग की जाती है, और उस रैंक के हिसाब से आप लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स मिलती है, कि किसको अच्छे कॉलेज में मिल रही है या किसी को पीछे के कॉलेजेस में मिल रही है, रैंक के हिसाब से। और साथ में, ये तो मैंने एलोपैथी की बात की, MBBS की बात की, कुछ और डॉक्टरी में डॉक्टर बनने के लिए कुछ और डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि आयुष होता है। आयुष में आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ओके, एंड होम्योपैथी, ये आयुष के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है तो उसके लिए अलग एंट्रेंस होते हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, जो कि आयुर्वेदा के या सिद्धा के मेडिकल कॉलेजेस हैं थ्रू आउट द इंडिया, उसके अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ और हमारे देश में जो नंबर 1 और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, या आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है, या कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो कि मणिपाल में है, या फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में है, लुधियाना में है। तो ये कुछ और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अपने अलग से एंट्रेंस करते हैं, और इनके अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, तब जाके उन कॉलेजेस में एडमिशन होता है। और इन कॉलेजेस के लिए आपको सेपरेट, नीट के अलावा सेपरेट एग्जाम देना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं बात करूंगा कि आपको ये जो मेडिकल एंट्रेंस होता है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और आपको इसको कैसे क्रैक करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन एग्जाम्स में कोई लॉन्ग क्वेश्चंस या ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं, जिसके कि 4 ऑप्शंस होते हैं, A, B और C और D। तो आपको उन चारों में से जो भी सही ऑप्शन होता है उसको टिक करना होता है।
तो सही क्वेश्चन आपको सही मार्क्स दिलाता है और जो गलत क्वेश्चन होता है उससे आपको नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1 मार्क्स कट हो जाता है। सही क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर करने पे -1 नेगेटिव मार्किंग में आप चले जाते हैं। तो ये जो मार्क्स मिलते हैं इसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग डिफाइन होती है। तो सबसे बड़ा जो इसका की है मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की, वो है हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। यानी कि आप यदि आज से आप एक प्रण कर लेते हैं कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ के डॉक्टर बनना है और वो डॉक्टर बनने के लिए मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं बनना है, केवल डॉक्टर ही बनना है और मैं उसके हिसाब से अपनी मेहनत करूंगा, तो आप जरूर डॉक्टर बनेंगे। आपको डॉक्टर बनने के लिए जो आपके शुरू से जो अभी आपकी क्लासेज है 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास, इसमें जो पढ़ाई है यानी कि साइंस जो है उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको शुरू से ही क्लियर होने चाहिए। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका बेस स्ट्रांग होएगा, तो आप वो एमसीक्यूज आराम से क्लियर कर पाएंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा जैसे जैसे आप 10th में जाएंगे, 10th 11th 12th, इसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दें। उसमें आप ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी पार्ट है, तो सी आंसर राइट क्यों है और साथ में ए बी और डी ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है। एक तरीका तो होता है कि मुझे पता है इसका आंसर सी है, उससे आपको आंसर निकालना। एक होता है कि मुझे ये भी पता है कि ए बी और डी क्यों नहीं है राइट आंसर, वो गलत क्यों है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। यदि किसी ने अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लिया तो समझो उसने किला जीत लिया, यानी कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसको टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल में यदि आप बना के चलेंगे तो आप एक डायरेक्शन में चलेंगे, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, आपका कितना सिलेबस हो चुका है, आपका कितना सिलेबस बाकी है और कितना टाइम बचा है, और जो आपके चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं आप पहले उनको रखेंगे अपने टाइम टेबल में कि मैं नेक्स्ट 3 डेज में मेरे को ये चैप्टर्स जो मैंने आज तक नहीं पढ़े हैं पहले मैं इसको फिनिश करूंगा, उसको मैं उसके बाद टाइम टेबल के हिसाब से मैं उनको रिवाइज करूंगा लास्ट के 5 डेज में। या मैं सुबह उठूंगा, मैं सुबह उठ के 9 o'clock पढ़ना शुरू करूंगा, 9 to 10 में ये पढ़ूंगा, 10 to 11 में ये पढ़ूंगा। इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगा। तो ये यदि आप 3-4 चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे और आप जरूर डॉक्टर बन सकते हैं। अब ये मैंने आज के बारे में आपके डाउट्स जो है ना, मैं चाहूंगा कि यदि आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा, वो डाउट्स आप मेरे से एक एक करके पूछ सकते हैं। डाउट्स ना कपिल जी हम चैट बॉक्स में ही ले लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है सुदेश जी, हम इसको चैट बॉक्स में ले लेते हैं और जो डाउट्स हैं मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा और इसको हम जो है ना डील करके जाएंगे। आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई भी चीज सर से पूछनी है, कपिल जी से कोई भी सवाल पूछना है तो आप ना चैट बॉक्स में लिखते रहिए और एक एक करके कपिल जी आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते रहेंगे। जी कपिल जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि कई बच्चों ने हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर पूछा है, फिजिकल हेल्थ के बारे में पूछा है, मेंटल और सोशल हेल्थ की आई थिंक मेरे ख्याल में आप ये पूछना चाहते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम चलो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैं बात करना चाहूंगा सोशल हेल्थ की। पहले सोशल हेल्थ का मतलब ये है कि आपके रिलेशंस सोसाइटी में कैसे हैं, आप सोशली आपके है, आप हेल्दी हैं या नहीं है। यानी कि यदि आपके फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, आप दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं या इकट्ठे खेलते हैं, यदि आपकी उसके साथ दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है तो आप सोशली हेल्दी नहीं रहे। यानी कि आप उसके साथ समय नहीं बिताना चाहेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि भाई मेरा उससे रिलेशन खराब हो गया, मैं उससे ना बात करूं। यदि आप बात नहीं करेंगे तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सोशली हेल्दी नहीं है अपने उस दोस्त के साथ, यानी कि आपका रिलेशनशिप अपने दोस्त के साथ खराब हो रहा है, या आप अपने भाई बहन से लड़ाई हो गई है और उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिलेशन आपकी भाई और बहन के साथ खराब हो रहा है, यानी कि आप सोशली हेल्दी नहीं रहे। तो सोशली हेल्दी रहने के लिए आपको एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं। आप बात करिए अपने दोस्त से, जो भी आपकी लड़ाई हुई है उसको वेरीफाई करिए, है, और हो सकता है किसी एक की गलती हो जो दूसरे को बुरा लगा हो, तो अपनी गलती को मानिए, स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, सॉरी बोलिए और अपने उन रिलेशंस को बेटर बनाइए। तो ये तो हुआ सोशल हेल्थ। और जो मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ होता है कि यदि हमें दिमाग में, हमारे कोई नर्वस सिस्टम में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, तो वो एक मेंटल इलनेस है, तो यानी कि दैट पर्सन इज नॉट मेंटली हेल्दी, या उसके पास कोई प्रेशर है किसी चीज का, घर में फैमिली में कोई बीमार है, तो उसको टेंशन है कि मेरी मदर बीमार है, उनको रोज इतनी खांसी आती है, तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जाऊं, उनका इलाज करवाऊं, या मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। तो ये सारी जो टेंशन है, तो उससे इंसान जो है, जो स्टूडेंट है, वो मेंटली हेल्दी नहीं है। तो हमें कोशिश ये करना है, हेल्दी रहने के लिए फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए, साथ के साथ में मेंटल और सोशल हेल्थ भी होनी चाहिए। तो ये मैंने चीज पूरी की। अब कपिल जी, इन्होंने एक डाउट जी ना इनका आ रहा है कि फॉरेन में डॉक्टर कैसे बने, एक कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा इसके बारे जी में भी। जी देखिए, फॉरेन में यदि डॉक्टर बनना है तो एक तरीका तो ये होता है कि +2 के बाद आपने MBBS या अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई अपने अपने ही देश में की, इंडिया में की, और उसके बाद आप फॉरेन गए। तो जब आप फॉरेन में जाते हैं MBBS करने के बाद, कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनने के बाद, तो उस फॉरेन कंट्री का एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें वहाँ की एक जो मेडिकल काउंसिल होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो है वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है, AMC कहलाती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल एग्जामिनेशन होता है। तो वो एक एग्जाम लेते हैं, वो एग्जाम क्लियर करना होता है। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद पहले MCQ वाला और रिटन एग्जाम होता है, और उसके बाद वो क्लिनिकल एग्जाम लेते हैं कि आप क्लिनिकली आप फिट है कि नहीं है। तो दोनों तरीके से एग्जाम लेने के बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया का, उस कंट्री का लाइसेंस आपको दे देते हैं वहाँ की, कि भाई आपकी डिग्री, MBBS डिग्री वहां पे वैलिड है, लाइसेंस हो जाती है। देन जो डॉक्टर है, इंडिया का डॉक्टर, वहां जाके प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरी बात मैं करता हूँ, यहाँ से +2 करने के बाद यदि कोई मेडिकल की डिग्री उस फॉरेन कंट्री में जाके करना चाहता है, तो उसको वहां के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, या फिर वहां पे कुछ उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वहां पे +2 उस कंट्री से किया होना चाहिए, तो स्टूडेंट को वहां पे जाके +2 करना पड़ेगा, और उसमें अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंकिंग लानी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे, जैसे कि US में होता है, US में 11th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे वहां की मेरिट बनती है, और उस मेरिट के बेसिस पे उनको स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल स्कूल्स में, और उनकी रैंकिंग के हिसाब से, उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको एडमिशन दिया जाता है। तो ये 2 तरीके हैं फॉरेन में प्रैक्टिस करने के। जी, नेक्स्ट तीन क्वेश्चन। डाउट्स और हैं इनके। एक तो ये जी पूछ रहे हैं कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। दूसरा जी डाउट है इनका कि स्टडी के लिए राइट पोजीशन कौन सी है। और जी तीसरा ये है इनका कि कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाए डॉक्टर बनने के लिए। जी दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? एक तो डिप्रेशन का था, डिप्रेशन कैसे डिप्रेशन, दूर किया जाए। जी, और स्टडी के लिए कौन सा राइट पोस्चर रहेगा। ओके ओके जी। तो जी, ठीक है, मैं पहली बात करता हूँ डिप्रेशन के ऊपर, कि हमें यदि किसी को कोई डिप्रेशन हो रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, जो डिप्रेशन है, धीरे धीरे करके इंसान जो है डिप्रेस हो रहा है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नींद का ना आना, रात को देर देर रात तक जगना, ठीक है, या बहुत ज्यादा भोजन करना, मतलब खाते ही रहना और पता ही नहीं चलना खूब सारा खा रहे हैं, या फिर खाना छोड़ रखा है डिप्रेशन में। तो ये जो डिप्रेशन है, इसका जो डायग्नोसिस है, ये डॉक्टर, जो साइकेट्रिस्ट होता है, वो डिप्रेशन को डायग्नोस करते हैं और इसको दवाइयां देकर ट्रीट करते हैं। लेकिन डिप्रेशन को कम करने के लिए हम यदि अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे अपने माँ बाप के साथ, सबसे हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है।
हमारे जो भाई बहन है, हमें अपनी प्रॉब्लम उनके साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो यदि हमें कुछ डिप्रेशन हो रहा है तो हमें सबसे पहले अपने डिप्रेशन को अपने तक नहीं सीमित नहीं रखना है, हमें इसको शेयर करना है, हमें बताना है कि हमें डिप्रेशन है। जब तक हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे कि हमें डिप्रेशन हो रहा है या हमें ये प्रॉब्लम है, तब तक वो हमें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, उनको नहीं पता लगेगा कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें पहले उनसे शेयर करना है अपनी प्रॉब्लम को, डिप्रेशन हो रहा है हमें, और फिर उसका एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए मेडिसिन आती है, एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, वो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेगा। तो वो उस पर्सन को जो डिप्रेस्ड है उसको वो मेडिसिन लेनी चाहिए, तब वो जाके ठीक होएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि पढ़ाई करते टाइम हमारी क्या पोस्चर होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने कुछ छात्रों को, कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, इवन मैंने अपने घर में अपने बेटे को देखा है कि वो कई बार पढ़ते टाइम लेट के पढ़ाई करते हैं। अलग अलग पोस्चर होते हैं उनके लेट के पढ़ने के, जो कि बहुत ही गलत होते हैं। कभी भी लेट के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लेट के पढ़ाई करने से सबसे जो गलत बात होती है वो ये होती है कि हमें नींद आने लगती है बहुत जल्दी। दूसरा, हमें धीरे धीरे करके बैकएक होना शुरू हो जाता है, या गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, नेक में पेन होना शुरू हो जाता है, या बैकएक शुरू हो जाता है। तो उसका जो राइट पोस्चर है, हमेशा देखिए जब हम स्टडीज करते हैं हमें बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। हमें चेयर पे और टेबल पे, सामने टेबल हो और वो थोड़ा हाइट पे हो, ताकि हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे आंखों के सामने हो, उसका एंगल सही बनना चाहिए, और हमारी जो जो वर्टिब्रा है, हमारी जो चेस्ट है, जो पीछे पीठ है, वो हमारी चेयर से बिल्कुल लगी हुई नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा आगे हो और 90 डिग्री के एंगल पे हो अर्थ के साथ, जो यानी कि नीचे जमीन है उससे 90 डिग्री का एंगल ऐसे होना चाहिए। तो यदि इस सिचुएशन में हम बैठेंगे स्ट्रेट होके, हमारे कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए, हमारे कंधे स्ट्रेट होने चाहिए, तो हम जो ये जो पोस्चर बनेगा, इसमें यदि हम रह के पढ़ाई करेंगे तो हमें कभी भी बैकएक नहीं होएगा, और हम अटेंटिव भी रहेंगे। और जो टेढ़े होके बैठ जाते हैं चेयर पे, या ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये गलत पोस्चर होते हैं। या पीछे तकिया लगा लिया, पिलो लगा लिया, कुछ कशन लगा लिया, और वो जो बैठ के पढ़ना होता है वो सही पोस्चर नहीं होता। स्ट्रेट और अटेंटिव होके पढ़ना चाहिए, राइट। सो दिस इज द राइट पोस्चर। जब आप चेयर पे बैठते हैं तो आपकी जो लेग्स हैं वो नीचे जमीन से स्ट्रेट होनी चाहिए, ओके, और आपकी जो थाइज हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए, साथ में आपकी जो कमर है, चेस्ट जो है, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दिस इज द राइट पोस्चर टू स्टडी। और साथ में आपकी जो आंखों का एंगल है बुक से, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नेक को बहुत ज्यादा बेंड करना पड़ रहा है। तो वो कोशिश करिए थोड़ा सा बेंड हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, नहीं तो आपको नेक पेन शुरू हो जाएगा। अब मैं तीसरे सवाल पे बात करता हूँ कि मेडिकल को लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो +2 के बाद जो नीट एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पूछा जाता है तो वो साइंस पूछा जाता है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों साइंस के पार्ट हैं। तो हमें अभी जो आप 6th 7th 8th में है, तो आपको डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा फोकस साइंस पे करना चाहिए। लेकिन जैसे आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यदि आपका मैथ्स भी अच्छा रहेगा, इंग्लिश भी अच्छी रहेगी, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जो कि आपको आगे बूस्ट करेंगे मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। लेकिन यदि आपके साइंस में अच्छे मार्क्स आए लेकिन मैथ्स में कम मार्क्स आए या इंग्लिश में कम मार्क्स आए, तो आपको खराब लगेगा और ओवरऑल आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो मेरा स्ट्रेस यही रहेगा कि आप सभी सब्जेक्ट्स में मेहनत करें, सभी सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन साइंस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो शुरू से ही क्लियर करते चलें। तब यदि आपके साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आपको मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करना ज्यादा आसान रहेगा। और चूंकि मेडिकल एंट्रेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के इक्वल मार्क्स होते हैं, तो वेटेज इक्वल है, तो तीनों सब्जेक्ट्स आपको आगे चल के इक्वली पढ़ने हैं और इसको क्लियर करना है। जी सुदेशी, कोई और क्वेश्चंस बच्चों के? एक क्वेश्चन और है कपिल जी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट को तैयार करने की कुछ टिप्स आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को यदि हमें तैयार करना है तो हमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारे पास कितना समय है उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, मतलब हमारे पास टाइम कितना है बाकी है, और हमारा कंटेंट कितना है, यानी कि उसका सिलेबस कितना बड़ा है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो समय देखना है हमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास यदि 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद हमें एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है जिसमें वो सब्जेक्ट आएगा,
और उस सब्जेक्ट में मान लीजिए 18 चैप्टर्स हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें उन 6 महीने में उस सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार पढ़ लेना है, कम से कम 2 बार, 2 से 3 बार पढ़ लेना है, और उसको फिर 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना है। और साथ में जो हमारी चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे जो नहीं क्लियर हैं, वो हमें सबसे पहले क्लियर करने चाहिए। तो इसके लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या में, हमारी रूटीन जो डेली लाइफ है उसमें हमें टाइम निकालना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए डेली। और मैं कहता हूँ कि रोज पढ़िए, लेकिन कम पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, तो वो बहुत जरूरी है। यदि आप रोज पढ़ेंगे तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा उस सब्जेक्ट का। और थोड़ा थोड़ा पढ़ के जब आप 6 महीने के बाद आप देखेंगे तो आप उस सब्जेक्ट की मास्टरी कर चुके होंगे। आपका वो सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स टाइम टेबल के अनुसार आपने कई बार उसको पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है। तो ये कुछ टिप्स है समय को मैनेज करना अपने सिलेबस के हिसाब से। और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पूछिए, जो आपके टीचर्स हैं, उस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं आप उनसे पूछिए। पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, और साथ में जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो आप अपने टीचर से भी क्लियर कर सकते हैं। जी कपिल जी, एक डाउट और है इनका कि जब अगर हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए, और कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए? जब आपका क्या अच्छा है, जब हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना हार्ट अटैक आ चाहिए, जाए, अच्छा जी, और कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक हार्ट अटैक आता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट जो है ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा मेडिकल प्रोफेशन में 3 चीजें होती है। पहला लेवल जो होता है वो ग्रेजुएशन का होता है, जिसको हम एमबीबीएस कहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि 5.5 साल का कोर्स होता है, जो मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में भी बताया। तो ये जो है ग्रेजुएशन कहलाता है कि मेडिकल ग्रेजुएशन हो गई है, एमबीबीएस हो गई है। तो यानी कि 5.5 साल की पढ़ाई के बाद आप डॉक्टर बन गए, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डिग्री जो करनी होती है कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए वो होती है एमडी, यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी इन मेडिसिन। तो ये 3 साल का कोर्स होता है जिसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो मेडिसिन सब्जेक्ट में खासकर इसको हम इंटरनल मेडिसिन कहते हैं। इंटरनल मेडिसिन में 3 साल की जो डिग्री करनी पड़ती है जिसको हम एमडी कहते हैं, और एमडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो ये जब कर लेते हैं, ये पास करने के बाद फिर से एक 3 साल का सब्जेक्ट होता है जिसको हम डीएम कहते हैं, डीएम, और इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। ओके, तो जो मैंने एमडी की फुल फॉर्म बताई थी वो मैंने बताई थी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और जो डीएम है उसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। तो हार्ट में यानी कि कार्डियोलॉजी में 3 साल की पढ़ाई होती है जिसको जो केवल हार्ट पे की जाती है, यानी कि सारे पेशेंट्स हार्ट के देखे जाते हैं। मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूंगा, एमबीबीएस में सब तरह के पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, छोटे बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है। जो एडल्ट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी, किसी को सिर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी की आईज में इंफेक्शन हो गया है, किसी को ईयर्स में इंफेक्शन हो गया है, किसी को गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो पूरी बॉडी को डील करना पड़ता है एमबीबीएस में। अब मैं बात करूंगा एमडी, एमडी मेडिसिन को भी, वो एमडी मेडिसिन जो है वो केवल 3 साल जो है वो अपने पूरे 3 साल केवल मेडिसिन के पेशेंट्स देखने में बिताता है। तो उसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में करना। हालांकि मेडिसिन में सारी बॉडी की डिजीजेस को पढ़ाया जाता है फिर से, तो वो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ता है मेडिसिन, लेकिन पूरी बॉडी, तो उसको हम एमडी इन मेडिसिन कहते हैं, जो कि एमबीबीएस के बाद होती है। और डीएम जो कार्डियोलॉजी में होती है वो केवल, कपिल जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। अभी हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, और आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप इग्नाइटेड माइंड्स और भारत का जो चैनल है उस पर आप लिख के भेज दीजिए, मैं डॉक्टर कपिल गोयल जी से क्लैरिफाई करके आपको बता दूंगा। और इसी के साथ मैं सभी बच्चों के बिहाफ पे और अपने खुद के बिहाफ पे, इग्नाइटेड माइंड्स के बिहाफ पे, विद्या भारती के बिहाफ पे, डॉक्टर कपिल गोयल जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाल के इन बच्चों का मार्गदर्शन किया, इन बच्चों को मोटिवेट किया। अब नेक्स्ट वीक इनके एग्जाम्स हैं, तो उसमें यकीनन इनको फायदा होगा। तो इसी के साथ डॉक्टर कपिल गोयल जी, मैं इस मीटिंग को